सीक्वेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस जो है ये होता है फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। अब फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स जब आपने बोल दिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर जो आपके पास इनपुट जाएंगे वो कोई इंटीजर नंबर जाएगा। अब इंटीजर की मैंने कहा है कि अब इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये आपका सीक्वेंस टू सीक्वेंस वेरी करेगा कि इधर इनपुट में क्या क्या जा सकता है। कभी कभार होता है कि इंटीजर जो है इसमें जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि सीक्वेंस के अंदर इनपुट जा सकते हैं। इनपुट में कह रहा हूँ, ठीक है, एन की जो वैल्यू पुट की जाती है। और इसी तरह से समटाइम ऐसा होता है कभी आप एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे होते हैं और कभी कभार एन की वैल्यू 3 से भी स्टार्ट हो रही होती है कोई सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हर उस चीज को कहते हैं जो कि फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कि किसी सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन हो, उसको हम फंक्शन, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने इनपुट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इनपुट जो है डिफाइन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इनपुट के बारे में कह रहे हैं कि वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब वो इंटीजर्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पास सीक्वेंस के ऊपर कि सीक्वेंस किस टाइप की दी हुई है, उस हिसाब से आपको डिफाइन होगा। लेकिन बहरहाल बस इतनी रिस्ट्रिक्शन हमने अभी समझनी है कि इसमें इनपुट में इंटीजर जाएगा, आउटपुट में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटपुट में इधर कोई भी नंबर जा सकता है, जैसे इधर आउटपुट के अंदर कोई रियल नंबर आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है। आउटपुट में हमने कुछ बात ही नहीं की, मतलब आउटपुट में कोई रियल नंबर आ सकते हैं। जब मैंने रियल नंबर कह दिया, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो फंक्शन है डिफाइन ऑन सेट ऑफ इंटीजर सच दैट एफ ऑफ एन जो है ये ए एन के बराबर होगा। मतलब मैंने आपसे कहा है कि इसके अंदर जो इनपुट जाएगा ये कोई इंटीजर जाएगा। ये इंटीजर कोई भी ना हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है सीक्वेंस की नेचर के ऊपर। ये आपको डिफाइन होता है कि एन स्टार्ट कहाँ से करना, लेकिन बहरहाल ये एन इसके अंदर होगा कोई इंटीजर नंबर। और जब आप इस एन के ऊपर एफ अप्लाई कर देंगे, कोई रूल एक फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट में हमारे पास ये जो ए एन आएगा, दिस ए एन विल बी बिलोंगिंग टू सम रियल नंबर। ए एन जो है कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इसकी एक एग्जांपल लेट्स से मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू लेट्स से ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और इसमें मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज एन, एन के बारे में मैं कह रहा हूँ कि एन बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए मैंने आपसे ऊपर यही कहा है कि इधर बस इनपुट में ये रिस्ट्रिक्शन इंटीजर होने चाहिए। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, सीक्वेंस टू सीक्वेंस वेरी करेगा कि एन जो पॉसिबल इनपुट है वो क्या हो सकता है। ये जो हमारे पास चीज लिखी हुई है, ये दिस थिंग इज कॉल्ड ए एन इज इक्वल्स टू, ये जो आपके पास चीज लिखी है दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की ये जनरल टर्म है, यानी कि आपके पास जो सीक्वेंस के टर्म्स आएंगी वो इसमें एन की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपको सीक्वेंस की टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें जो है आप जो है सीक्वेंस की टर्म्स बनाना चाह रहे हैं, लेट से सपोज मैंने इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करी, मेरे पास आ जाएगा ए वन के नाम से एक चीज आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। यू नो दिस नंबर इज अ रियल नंबर। आपने इनपुट में इंटीजर डाला लेकिन आउटपुट जो आ रहा है ये पूरा जो 1 अपॉन रूट 2 है, दिस इज अ रियल नंबर। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, विच इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपके पास ए 3 आ जाएगा, विच इज कॉल्ड थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ऑब्वियसली ये 1 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा।
लेकिन बहरहाल ये हमारे पास क्या आ रही है, ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आ रही है। और ये कैसे आ रही है, ये आपको क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस दी हुई है, यानी कि एक तरीके का फॉर्मूला दिया हुआ सीक्वेंस का, जो कि इधर आपको दिया हुआ। तो ये हमारे पास सीक्वेंस का कुछ इंट्रोडक्शन हमें दिया कि सीक्वेंस को डिफाइन जब किया जाता है तो इसको हमेशा फॉर्मली इसी तरह से डिफाइन कीजिएगा। ये जो आप कहते हैं कि भाई ऐसी चीज जिसको रॉस में अरेंज कर दें या पैटर्न में अरेंज कर दें, ये मतलब जिसे कहना चाहिए उन लोग के लिए ये डेफिनेशन है जो मैथ्स नहीं पढ़ी हुई होती जिन लोगों ने, ये पढ़े लिखे वाली डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन जो है ना, ये डेफिनेशन एक्चुअल डेफिनेशन है कि हर वो चीज जो कि इस चीज को फॉलो कर रही है उसको सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, सीक्वेंस की एक नोटेशन और है, सम टाइम हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, ए एन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म। अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सीक्वेंस की जनरल टर्म लिख दें, और इसमें इधर एन की लिमिट्स बता दें कि एन स्टार्ट कहाँ से होगा। ये वैसे सीक्वेंस टू सीक्वेंस वेरी करता है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि एन लेट से 1 से स्टार्ट होके लेट से 20 तक जा रहा। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होंगी, 20 टर्म्स होंगी। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू 3 पे थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन। एन की वैल्यू 20 पे आपको लास्ट टर्म यानी कि 20th टर्म आपको मिल जाएगी। तो इस वाली सीक्वेंस में ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका तरीका यही होता है कि जब आप सीक्वेंस आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसका एक तरीका ये कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू करके या ए एन इज इक्वल्स टू लिख दें। दूसरा तरीका होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जाता है। जब भी इस फॉर्म में चीज लिखी हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्म लिखी हो तो आप समझ जाएं कि दे आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है ए एन, एन वेरीज फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, इसका मतलब है कि देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं, फाइनाइट भी हो सकती हैं। और इस वाले केस में कितनी है, ये 20 है, मुझे सजेस्ट कर रहा है कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब जो है आपके पास अगर सीक्वेंस के टर्म्स है उनको लिखें कैसे, मतलब इसको लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन, इन सारी सीक्वेंस की टर्म्स को आप अगर रॉस में अरेंज करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं, और हर टर्म के दरमियान में कॉमा लगाना पड़ेगा। कुछ लोग कभी कभार प्लस लगा देते हैं, वो सीक्वेंस नहीं होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। स्टूडेंट्स के दरमियान ये मिसकंसेप्शन होता है कि सीक्वेंस और सीरीज एक ही चीज होती है, हालांकि दोनों में बहुत फर्क है। सीक्वेंस को हमने तो ये तो डिफाइन कर दिया, सीक्वेंस को, सीक्वेंस ये चीज होती है। जबकि सीरीज जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, सीरीज जो है वो ऐसे मिलती है कि सीक्वेंस के टर्म्स को अगर आप ऐड कर दें तो हमारे पास सीरीज आ जाती है। सीक्वेंस के टर्म को ऐड करना है, अगर बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा तो देन इट विल बी कॉल्ड अ सीरीज। और अगर मैं कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ तो भाई सीक्वेंस है, आपने बस उनको एक अरेंज कर दिया भाई उनके टर्म्स को, के फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बस। और अगर एडिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट सीरीज। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास सीक्वेंस की बारे में फर्दर कुछ बातें। ये जो हमारा टॉपिक है आप ये समझ रहे हैं कि ये काफी हद तक वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, खासतौर से जो लोग इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड से आए होते हैं उन्हें ये सीक्वेंस और सीरीज का काफी हद तक आइडिया होता है। तो वही टॉपिक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप लोग जो पढ़ के आते थे वो ज्यादा डिटेल से होता था, इधर जस्ट एक तरीके का रिव्यू है। और उस रिव्यू से हम आगे जाके एक और नई चीज पे बात करते हैं, विच इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। तो ये एक रिव्यू है जो कि ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके होते हो, और बल्कि इससे ज्यादा डिटेल से पढ़ा होता है आपने। इधर हम बस रिव्यू कर रहे हैं पुरानी चीजों को, ताकि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो होते हैं हमारे पास इस कोर्स के, वो हम डिस्कस कर सकें।
सीक्वेंस की कुछ स्पेशल टाइप्स होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा यही टाइप हो। अगर ये टाइप है तो ये कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनकी पूरी पूरी मैथमेटिक्स डेवलप की हुई है, क्योंकि अक्सर ये सीक्वेंस होती है, अक्सर मैंने कहा है, हमेशा नहीं बोला है कि हमेशा ये वाली सीक्वेंस की टर्म टाइप्स होंगी। अक्सर जो है ये सीक्वेंस इस फॉर्म को फुलफिल कर रही होती, तो अगर वो इस फॉर्म को फुलफिल कर रही होती तो उसकी मैथमेटिक्स ऑलरेडी डेवलप की हुई है कि भाई अगर आपके पास ये फॉर्म है तो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है, और जो है इसका अगर मीन निकालना हो कुछ टर्म्स का तो वो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करना चाहूँ तो उसका भी बना बनाया फॉर्मूला है। आप जस्ट वो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाली बात है, इसकी बनी बनाई मैथ्स है। ये कुछ स्पेशल टाइप्स की सीक्वेंस है, जिसमें से पहली जो है विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आप लोग इस नाम से पढ़ते रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसका नाम एपी रखते हैं। सेकंड टाइप इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को शॉर्ट में हम जीपी का नाम देते हैं। और थर्ड वन इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस कह लें या प्रोग्रेशन कह लें, इसको हम एचपी कहते हैं। आपके पास हो सकता है कि कोई सी सीक्वेंस इन तीन में से कोई सी टाइप को फॉलो कर रही हो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि यही इनमें से कोई सी टाइप हो। इसके अलावा और भी कोई भी सीक्वेंस हो सकती है जो कि इन तीन के अलावा हो। वो सीक्वेंस ना अर्थमेटिक हो, ना ज्योमेट्रिक हो, ना एचपी हो, बल्कि कुछ और ही हो, ऐसा भी अक्सर होता है। लेकिन ये बहरहाल मैंने जैसे कहा आपसे कि ये कुछ सीक्वेंस ऐसी हैं जिनकी बनी बनाई हमारे पास मैथ्स मौजूद है, इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस की जो टाइप है हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं, विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। सबसे पहली टाइप है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। वर्ड कॉमन डिफरेंस ही सब कुछ बता रहा है कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन कोई चीज हो, कॉमनली फाइंड हो जाए कोई चीज, उसको कॉमन का मतलब यही होता है ना, वैसे लफ्जी तर्जुमा तो कॉमन का ही होता है। तो सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस उस वक्त कहलाती है व्हेन देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, यानी कि हम ये कहते हैं कि देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द, सो कॉमन डिफरेंस मीन्स, मैं उस कॉमन डिफरेंस का नाम डी रख देता हूँ। क्या मतलब है इन बात का, हम किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस उस वक्त कहते हैं व्हेन यू सब्ट्रैक्ट सेकंड टर्म विथ फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि हर आने वाली टर्म वो अपनी प्रीवियस टर्म से जब आप माइनस करें तो सेम आंसर है, माइनस करने के बाद सेम आंसर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वर्ड कॉमन लगा हुआ है इसके साथ, इसका मतलब है कि सब जगह डिफरेंस सेम आए। सेकंड को माइनस, फर्स्ट से माइनस करें, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, एंड अप टू सो ऑन। तो जब भी ये काम करें अगर हमेशा सेम चीज आ रही है तो हम इस तरह की सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और अर्थमेटिक सीक्वेंस में अगर आपके पास थोड़ा सा अगर आप गौर करें, ये जो मैंने सीक्वेंस ऊपर लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म के साथ लिखा हुआ है ए प्लस जीरो डी, गौर से सुने, फर्स्ट टर्म है और लिखा हुआ है ए प्लस जीरो डी, सेकेंड टर्म है और लिखा हुआ है ए प्लस वन डी, थर्ड टर्म है उस पर लिखा हुआ है ए प्लस टू डी। यानी कि आप जिस टर्म पे खड़े हुए हैं डी के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो वन माइनस वाला लगा हुआ है। फर्स्ट टर्म पे डी के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है, तो यानी कि ये ए प्लस जीरो डी हो गया। सेकेंड टर्म पे डी के साथ कोफिशिएंट वन लगा हुआ है, इसी तरह nth टर्म पे डी के साथ कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस विल बी द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस।
ये ख्याल रखिएगा, ये हमेशा ये वाली जो है फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ उस केस में अप्लाई होता है जब आपके पास दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी कि दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर सीक्वेंस इज अर्थमेटिक, या शॉर्ट में एपी अगर हो। एपी का फॉर्मूला है ये हो गई एक चीज। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास बहुत तरीके की बन सकती हैं। मैं इसमें अगर कुछ का जिक्र करूं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपको किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, आपसे आगे की कोई सी टर्म निकालने का बोले, लेट से 13th टर्म आपको निकालने का कह दे, तो सिंपली आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 13 टर्म निकल जाएगी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। और समटाइम ऐसा भी होता है, किसी एग्जाम्पल में ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव गिवन टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टू रैंडमली कोई सी भी दो टर्म्स है, यू हैव गिवन रैंडमली टू टर्म्स। लेट से मैं आपको कहता हूं कि A13 आपको गिवन है, लेट सपोज 11 है, और A27 लेट सपोज मैं आपको कह दूं कि 5 है। और मैं आपसे ये कह दूं भाई कि बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आपसे कहा जाए कि इसमें आगे कोई और सी टर्म या पीछे कोई सी भी टर्म आपको कहा जाए कि 10th टर्म निकालें, तो ऐसे केस में आप क्या करें, बाय यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशंस जो आपको गिवन है, इसको यूज करके हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं इजीली। अगर मैं A13 की बात करूं तो A13 का मतलब है A+12D इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, और A27 का मतलब हो जाएगा A+26D इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। नाउ दीज आर टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ए और डी निकल जाए तो आपसे कोई सी भी टर्म पूछ ली जाए, आप उसमें इजीली निकाल सकते हैं। अगर A10 पूछ रहा है तो A10 भी निकल जाएगा, भले कोई भी टर्म आपसे पूछ ली जाए, अगर जब ए और डी पता हो जाए निकाल लें आप, तो फिर उसमें कोई काम खास बचता नहीं है। आप जस्ट जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ एपी को यूज करके ये कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस। नाउ लेट्स begin next sequence. Let's talk about next sequence, which is geometric sequence. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें कॉमन रेशो, वैन जब कॉमन रेशो का जब बात हो तो उसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। क्या मतलब, मतलब ये कि सीक्वेंस की फॉर्म जो है इसमें होती है A+A, A, A R स्क्वायर, AR क्यूब एंड अप टू सो ऑन, AR की पावर n-1। मतलब जब आपके पास इसके अंदर कॉमन रेशो मौजूद हो, तो कॉमन रेशो का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने एपी के अंदर उसमें डिफरेंसेस की बात की थी कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को आप डिफरेंस ले रहे थे, इसी तरह से इसके अंदर जो है आप कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की रेशो लेंगे। मतलब ये कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म अप टू सो ऑन। कोई सी भी दो टर्म्स आप इसमें कंसेक्यूटिव उठा लें, उसमें नेक्स्ट टर्म को इसकी बिल्कुल प्रीवियस टर्म से आप माइनस सॉरी डिवाइड करेंगे, तो हमेशा आंसर सेम अगर आएगा तो हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यानी कि इसमें कॉमन रेशो की बात होती है, और इसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर यानी कि हम इसको ये कहते हैं कि आर जो है ये बराबर होता है, अगर मैं फर्स्ट सॉरी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इसी तरह से थर्ड अपॉन सेकेंड, एंड अप टू सो ऑन। मतलब ये आगे जिसमें जिसकी भी बात करेंगे हमेशा ये चीज इक्वल आएगी, तो हम इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और इसकी अगर आप कोई जनरल टर्म निकालना चाह रहे हैं तो जनरल टर्म
ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी भी हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, वो होती है a is n is equals to a r की पावर n minus 1, where a is the first term, r is the common ratio and n is the number of terms. कौन से नंबर की टर्म निकाल लें, ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है n। तो ये इस फॉर्मूले से आपको कोई सी भी जनरल टर्म आप कोई सी भी टर्म आप निकाल सकते हैं अगर आपको इसमें गिवन ऑफ फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। अच्छा, बिल्कुल सेम इसी तरह की एग्जांपल जिस तरह से हमने एपी में डिस्कस की थी, इसी तरह की एग्जांपल इसमें भी आ सकती है। आपसे कहा जाए कि आगे की कोई सी भी टर्म निकाल लें गिवन दैट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। इसी तरह से हो सकता है कि रैंडमली बीच की कोई सी दो टर्म्स गिवन हो, उसका यूज करके आपसे कोई और सी टर्म मांग ले, तो उसमें भी वही है कि आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और आर निकालेंगे। देन आपके पास उसमें कोई सी भी टर्म फिर निकालनी हो, फिर वो निकल जाती है जब ए और आर निकल जाए। Next type is harmonic sequence. Harmonic sequence is basically reciprocal of AP। एपी का ही रेसिप्रोकल होता है। मतलब आप इसमें टर्म्स को रेसिप्रोकल ले लें एपी की टर्म्स का, तो वो एचपी बन जाती है। लेट सपोज मैं अगर आपको कहूं कि 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एपी है, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं इंट्स की टर्म्स का, तो 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन आर इन एचपी। तो अगर आपको एचपी दे दी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको पहले एपी में कन्वर्ट करें, देन उसके ऊपर पूरी एपी वाली जो स्टोरीज है जो हमने पीछे डिस्कस किया, एपी की जनरल टर्म और इस तरह की चीजें, आप वो फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एचपी दी हुई है तो इनकी टर्म्स को रेसिप्रोकल लेंगे तो ये एपी बन जाएगा, और फिर एपी वाला सारा काम इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये तीन तरह की स्पेशल टाइप्स है सीक्वेंस की जो कि हमने डिस्कस किया है। आप जरूरी नहीं है कि हमेशा यही तीन टाइप्स हो, ये ऐसी कुछ स्पेशल टाइप्स है, बस ये कि इसकी मैथमेटिक्स हमारे पास बनी बनाई है, और हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं भाई अगर ये इनमें से कोई सी है ना, तो जो ऑलरेडी डेवलप फार्मूलास हैं उनको यूज करके इसके ऊपर वर्किंग हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम इन तरह की सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। यूजुअली देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन इन स्टूडेंट्स के सीक्वेंस और सीरीज को लोग अमूमन एक ही चीज समझते हैं कि ये एक ही चीज के दो नाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस को हम ऑलरेडी पीछे डिफाइन कर चुके हैं, जबकि सीरीज में हम ये कहते हैं कि अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दें, सम कर दें, मतलब आप सीक्वेंस को कैसे लिख रहे होते हो, कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हो, अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में कॉमा के बजाय प्लस का साइन लगा दें, उनकी टर्म्स को अगर आप ऐड करना शुरू कर दें, तो वो आपके पास सीरीज बन जाती है। तो आपके अगर अपनी बुक में देखें तो ये समीशन का वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ, तो बात वही है कि सीरीज के अंदर समीशन का काम हो रहा होता है, तो इसलिए इसको सीरीज कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास अगर मैं जो पीछे स्पेशल टाइप की सीक्वेंसेस पढ़ी हैं उनकी अगर बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक सीरीज की। देखिए जरूरी नहीं है, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि जरूरी नहीं कि सीक्वेंस हमेशा इन्हीं टीम टाइप्स में से हो, इसके अलावा भी हो सकती है। इसी तरह सीरीज में भी ये कहूंगा कि जरूरी नहीं कि इन्हीं तीन टाइप्स में से कोई सी सीरीज हो। अगर ये है तो हमारे पास बने बनाए फॉर्मूलाज हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सीरीज के बारे में हमने कहा कि सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन लगा दें, a+2d प्लस a+3d एंड प्लस अप टू सो ऑन a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें कितनी टर्म्स ऐड हो रही हैं, एन टर्म्स ऐड हो रही हैं, और ये आपको क्लियरली ये बात भी नजर आ रही है कि ये जो सीरीज है ये फाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर। तो फाइनाइट टर्म्स अगर एपी के अंदर ऐड हो रही हो तो ये कन्वर्जेंट सीरीज होती है और इसका सम निकाला जा सकता है। तो इसका जो सम टू एन टर्म्स जो आप निकालते हैं, इसका एन टर्म्स तक का जो सम का फॉर्मूला है वो होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू सॉरी n-1। ये इसकी एन टर्म्स तक का सम है किसका, एपी का, मतलब सम टू एन टर्म्स
ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज के अगर आप सम निकालना चाह रहे हैं एन टर्म्स तक का, तो ये फॉर्मूला एन टर्म्स तक का सम निकल जाता है। इनफाइनाइट सीरीज अगर अर्थमेटिक होती है तो वो डाइवर्जेंट होती है, तो उसका सम नहीं निकल सकता। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करूं, ज्योमेट्रिक सीरीज में जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और ए आर एन माइनस वन। और ये अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि ये फाइनाइट टर्म्स जब हैं तो फिर ये फॉर्मूला इसके सम कैसे निकालेंगे, तो सम टू एन टर्म्स में इसका निकालना चाह रहा हूँ। तो इसका सम टू एन टर्म्स निकालने के लिए आप ये देखेंगे कि पहले तो ये देखें कि इसमें कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसके हिसाब से इसके फॉर्मूले में चेंजेस आती हैं। तो इसका एक फॉर्मूला तो बनता है ए वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला उस वक्त लगता है जब कॉमन रेशियो जो आप निकाल लें डेट इज लेस देन वन। और दूसरा फॉर्मूला एक और होता है एस एन इज इक्वल्स टू, ये कब निकालो, फाइनाइट टर्म्स के लिए ख्याल रखेगा, ये वाला फॉर्मूला फाइनाइट टर्म्स के लिए है। और दूसरा फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट होता है, जब कॉमन रेशियो जो होता है ये ग्रेटर देन वन होता है। दूसरा केस ये है कि यू हैव इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये है आपके पास, व्हाट इज दिस, दिस इज इनफाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक ही केस में सम निकलता है, ए अपॉन वन माइनस आर व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन वन। सिर्फ इस केस में सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन हो जाए तो ये डाइवर्जेंट सीरीज बन जाती है, और डाइवर्जेंट सीरीज का हमें पता है कोई सम नहीं निकल सकता। इनफाइनाइट के केस में सिर्फ उस वक्त निकलता है जब कॉमन रेशियो लेस देन वन होता है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज के सम की बात की। हार्मोनिक सीरीज इज अगेन, हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज, तो उसके सम की हम बात नहीं करते, हम सिर्फ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करते हैं।